1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो एक नया देश जन्मा जिसका नाम है बांग्लादेश। यह बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी से लगा है और इस बंगाल की खाड़ी में 1971 के बाद से कभी पाकिस्तान की नौसेना से कोई आया नहीं जहाज। लेकिन अब वो कह रहा है कि अपनी सबमरीन लेके आएगा, यानी कि तब से आज तक कोई सबमरीन नहीं आई थी और अब सबमरीन आएगी हंगूर क्लास की, जो उसने चाइना से खरीदी है। चाइना भी अपनी इंडियन ओशन रीजन में बहुत उपस्थिति बढ़ाते जाता है। तो क्या भारत को डर जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। भारत भी काउंटर करने के लिए अपनी ताकत को दिन ब दिन बढ़ा रहा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि हाल ही में 21 जून को, जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जहाज एक साथ भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिए हैं, यानी कि अब उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 3 जहाज हैं कौन से? आईएनएस दूनागिरी है, आईएनएस संशोधक है और आईएनएस अग्रय है। अब इतने अलग अलग नाम हैं, तो क्या ये एक ही तरह के हैं? नहीं, ये तीनों भारतीय नौसेना के लड़ने में तो काम आएंगे, युद्ध के लिए तो काम आएंगे, लेकिन तीनों का रोल अलग होगा। जैसे कि एक क्रिकेट की टीम होती है तो एक बैट्समैन होता है, एक कीपर होता है, बॉल का कीपर, और एक बॉलर होता है। उनमें से कोई फील्डर का भी काम कर जाते हैं कि एक से ज्यादा कम कर जाते हैं, कुछ ऑलराउंडर होते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं। वैसे ही भारतीय नौसेना में भी अलग अलग प्रकार के शिप्स हैं। अब बात आती है इसमें कि हम सबसे पहले समझें कि पूरी खबर क्या है। तो 21 जून को कोलकाता में एक साथ तीनों जहाज कमीशन किए गए और ये बनाए किसने थे? तो GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, PSU है, यानी कि हम कहें कि सरकार के अंडर ही बने हैं। अब बात आती है डिजाइन की, तो नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने बनाया और इसमें जो सबसे बड़ी खास बात है, ये तीनों ही स्वदेशी बने हैं, यानी कि स्वदेशी सामानों से बने हैं, स्वदेशी तकनीक से लैस हैं और इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है। इस वजह से यह बात कही जा रही है। और 200 से ज्यादा MSME, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम जो होते हैं, उसके सामान, यानी कि उसके बहुत सारी चीजें हैं जो इस तीनों ही वॉरशिप के लिए जरूरत पड़ने के लिए अलग अलग जगह पे इस्तेमाल की गई हैं, यानी कि MSME का भी रोल है इसमें। अब उसके बाद चर्चा में होने की बड़ी वजह थी कि इन तीनों के रोल, जो मैंने कहा, अलग अलग हैं। एक तो यह है कि छुप के हमला कर सकता है अपनी पहचान को जाहिर हुए बिना। दूसरा यह है जो ये बता सकता है कि समुद्र कैसा दिख रहा है, यानी कि समुद्र की मैपिंग कर देगा और बता देगा कि जहाजों को कहां जाना चाहिए, पनडुब्बियों को कहां जाना चाहिए, जिससे हमारी नौसेना उस हिसाब से आगे की एक्टिविटी के लिए एक्शन और प्लान बनाएगी। और उसके बाद एक तीसरी है जो क्या करेगी कि जो तटीय इलाके हैं, यानी कि जहां पे बहुत गहराई नहीं है, वहां पे कोई दुश्मन का पनडुब्बी या सबमरीन आ जाता है तो उसको पकड़ने का काम आसानी से कर लेगी। यानी कि जो बहुत गहरा पानी होता है वहां तो सबमरीन को पकड़ना आसान है, सोनार बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन जहां पे कम पानी होता है, कम डेप्थ होती है, वहां पे सबमरीन को पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए ये तीसरा जो है हमारा जो जहाज है वो काम करेगा। अब यहां पे अगली बात आती है कि और क्या बातें हैं। तो देखिए, हिंद महासागर में मैंने कहा था प्रतिस्पर्धा, जिसमें भारत और हम करें कि उसके जो पड़ोस में पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना है, इनका बड़ा योगदान रहता है। भारत को तो है ही। और एक बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया हम देखें तो आज हम अपने लिए बना रहे हैं, कल दुनिया हमसे मांगेगी, तो हम कल को एक्सपोर्ट कर पाएंगे इसे बना के, अपनी शक्ति को दिखा के। अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि ISGS फाउंडेशन कोर्स आ चुका है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि अपनी तैयारी को 2028 या 29 में पूरा करके UPSC का एग्जाम देना चाहते हैं। तो उस दौरान जब आप एग्जाम देंगे तो आपकी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस की भी होनी चाहिए। तो कंप्लीट आपकी क्लासेस में होंगी लाइव ऑनलाइन दृष्टि लर्निंग ऐप में, और इसमें प्रीलिम्स, मेंस, GS की कंप्लीट तैयारी, साथ में टेस्ट भी मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के, आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस की जाएगी, एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा, और साथ में कोई भी आपको डाउट हो अभी भी इसके बारे में तो आप स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि घर पे पहुंचा जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। आप इस कोर्स के बारे में और अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो वहां पे भी जा सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। अब देखिए, INS दूनागिरी जो सबसे पहला है, तीनों शिप के बारे में बात करेंगे। पहला दूनागिरी है और ये नीले समुद्र का योद्धा कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है? देखिए, सबसे बड़ा खिलाड़ी यही है। अलग अलग तरह की लड़ाइयां, यानी कि कोई हम कहें कि ऐसी मिसाइल आ रही जो हवा से आ रही है, सरफेस से आ रही है, कोई पनडुब्बी आ रही, तीनों के लिए अपने आप को तैयार करके बैठा है। और ये स्टील्थ फ्रिगेट है, यानी कि इसको पकड़ना और पहचानना मुश्किल है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये जो है दूनागिरी, ये एग्जैक्टली क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 शिप बनने हैं
और इन 7 में से ये पांचवा है आईएनएस दूनागिरी। आपने नाम और सुने होंगे जैसे आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस और भी है उदयगिरी है। तो ये जो नाम है ये किससे है, ये देखिए आप चोटियों के नाम है। तो दूनागिरी भी है, उत्तराखंड की चोटी है अल्मोड़ा के पास की। अब उसके नाम पे ये सारे सातों शिप हैं अलग अलग चोटियों के नाम में, इनमें से एक ये है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत है, यानी कि 17A का मतलब है कि सबसे एडवांस्ड जो स्टील फ्रिगेट बन रहे हैं वो। स्टील फ्रिगेट का मतलब मैं आपको मोटा अभी बता देता हूं, तो ये है कि जिन जहाज को ऐसे बनाया गया कि वो रडार के पकड़ में ना आए, पता ना चले कि कोई ऐसा जहाज है आसपास दुश्मन के। तो ये सबसे एडवांस जो प्रोजेक्ट चल रहा है भारत का 17A है। इसके पहले प्रोजेक्ट 17 था जिसमें शिवालिक श्रेणी के जहाज थे। अब ये उसके बाद 17A है और अपडेटेड है। तो यहाँ पे हथियार प्रणालियों की बात करें तो एक तो सतह से सतह पर ये हमला कर सकती है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यहाँ पे लगी है। अब यहाँ पे देखें तो MRSAM प्रणाली यानी कि मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल, यानी कि हवाई खतरों से अपने आप को सुरक्षित रख लेगी। और मैंने कहा था कि ये साथ में इसमें सोनार भी लगा है और पनडुब्बी रोधी हथियार है, टारपीडो वगैरह लगा हुआ है जिससे कि सबमरीन से भी ये निपट लेगी। और इसमें मल्टी फंक्शन सर्विलांस ट्रैक एंड गाइडेंस है, यानी कि यह कई तरफ से दुश्मन को पहचानने में सक्षम है। अब इसकी भूमिका हम देखें तो ये एंटी एयर भी है, एंटी सरफेस भी है और एंटी सबमरीन भी है, यानी कि ये 3 काम एक साथ कर सकती है। तो भारतीय नौसेना का एक ऑलराउंडर है ये। और भारत को इससे देखिए क्या लाभ होगा कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ऐसे जहाज ये थोड़ा फ्रंट पे रह के काम कर पाते हैं, लड़ाई कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़े, मतलब नहीं कि बहुत बड़े होते हैं, सबसे बड़ा जैसे डिस्ट्रॉयर होता है उसके बाद ये होते हैं। तो आप देखें, जैसे मैं एक मोटा उदाहरण दूं, आपने कई फोटो देखी होगी कि एक बहुत बड़ा जहाज ऐसे बीच में चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद कुछ छोटे जहाज दोनों तरफ चल रहे हैं। तो जो छोटे वाले जहाज है ना, वो यही है, फ्रिगेट है। वो इस बड़ा जो कैरियर होता है, यानी कि अपने आप में नौसेना का एक बेस होता है बहुत बड़ा, यहाँ पे जहाज वगैरह जो उड़ने वाले हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए ये बड़ा काम करता है। ये हमला भी कर सकता है और अपनी पहचान भी नहीं जाहिर होने दे सकता है। जो मैंने कहा था रडार सिस्टम है, तो रडार सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये है, मतलब रडार से बचने का सिस्टम ये किस तरह से डिजाइन किया गया, ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है कि जो रेडियो वेव्स हैं उनको उनसे बचा देगा। दूसरी बात यह है कि जैसे जो इंफ्रारेड जो होता है उसके हिसाब से भी बना है, यानी कि जो अपनी हीट है वो भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है, आवाज नहीं करता है, यानी कि शोर ज्यादा नहीं करता है, तो दुश्मन को पता नहीं चलेगा। और ये इस तरह से, चूंकि जो रडार है उससे बचने में काम आता है, उससे भी बचा ले जाता है, तो अपनी पूरी उपस्थिति ऐसे दर्ज कराता है कि जितना बड़ा है उससे भी छोटा कुछ ऐसा है, नॉर्मल सा है, कुछ ऐसा फील कराता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट तो है पर वो कोई खतरा है नहीं, ये क्लियर करवा देता है, ऐसा लगता है कि नहीं है कोई बड़ा खतरा। तो इसके लिए भारत के लिए काम आ जाता है। तो भारत को इसका लाभ तो सीधी बात है मिलेगा ही। अब आज ये बात आती है आईएनएस संशोधक की। देखिए आईएनएस संशोधन जो है समुद्र का वैज्ञानिक कहते हैं। मैंने क्या कहा कि सिर्फ लड़ाई ही नहीं करनी है, एक डेटा भी चाहिए, एक एनालिसिस भी चाहिए हमें। जिस मैदान में, अब नौसेना का मैदान क्या है, समुद्र है, उस समुद्र का भी हमें डेटा पता हो कि जहाज कैसे जाएगा, कहां से जाएगा, लहरों की दिशा क्या है, चट्टानें किस तरफ हैं, कहां गहराई कम है, कहां गहराई ज्यादा है, सबमरीन कहां पे लगाई नहीं जानी चाहिए, सबमरीन को किधर भेजा जाना चाहिए, सारा डेटा यही देता है। तो देखिए ये भी आईएनएस संधायक जो है उसकी सीरीज का है, चौथा जहाज है, 4 ही है इसमें। तो 2024 में इसमें आया था। तो अब देखिए सर्वे वेसल लार्ज है और ये पूरा काम क्या करेगा, सर्वे ही करेगा। और तो ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स इसमें रहते हैं जो पानी के अंदर खुद से जाते हैं, जिससे किसी व्यक्ति को नहीं जाना पड़ता है, और स्वचालित सर्वेक्षण कर लेते हैं, डेटा निकाल लेते हैं। और इसके अलावा रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं, वो व्हीकल्स भी इसमें रहते हैं कि पानी के नीचे वो वाहन से जाके नियंत्रित किया जा सकता है। और इसके अलावा इको साउंडर्स होते हैं, यानी कि मल्टी बीम इको साउंडर्स होंगे। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि अब पानी के अंदर क्या है पता करने के लिए सोनार सिस्टम, अल्ट्रासाउंड, हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की हम बात करते हैं ना, तो उसकी बात होगी, पराश्रव्य तरंगों की बात होगी, तो वो यहाँ पे काम आती है। और भारत को इससे क्या लाभ होगा, भारत को लाभ होगा कि मैंने वही कहा था, पनडुब्बी के लिए अपना मार्ग पता चल जाएगा और इसके अलावा बहुत सारी लड़ाइयों में ये काम करेगा। तो एंटी सबमरीन वॉरशिप में ये कैसे काम करेगा कि कोई दुश्मन की सबमरीन आ रही है उसका भी अध्ययन करने में, उसका एनालिसिस करने में ये मदद करेगा। तो समुद्र को जानने के बाद ही तो हम समुद्र में
लड़ाई लड़ पाएंगे और बेहतर तरीके से। और तीसरा है आईएनएस अग्रय, यह तटरक्षक पनडुब्बी शिकारी है। मैंने क्या कहा था, एंटी शिप वॉरफेयर, ऐसी लड़ाई जिसमें एंटी सबमरीन है, सॉरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जो ऐसी पनडुब्बियां पानी के अंदर हैं लेकिन वो शैलो वाटर एरिया में है, यानी कि जहां पानी में बहुत गहराई नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि बहुत गहराई में तो ठीक है कि हम वेव छोड़ते हैं, ध्वनि तरंगे हम भी छोड़ते हैं और उन तरंगों के माध्यम से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है, लेकिन कम उसमें क्या है, बहुत इजीली नहीं पता चलता है, मुश्किल होती है। तो हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, सोनार सिस्टम हमने जो इस पे लगाया है वो अलग तरीके से लगाया है, वो काम करता है। और इसके अंदर टॉर्पीडो भी, यानी कि पनडुब्बी पर ये सटीक वार भी कर सकता है, पनडुब्बी को पहचानेगा, उस पर हमला करेगा। और पनडुब्बी रोधी रोधी जो रॉकेट है इसमें लगे हुए हैं, और पानी के लिए उन्नत सोनार, क्योंकि कम जो डेप्थ है उसके लिए और उन्नत और एडवांस सोनार चाहिए, वो इसमें लगा हुआ है। तो जो लिटोरल जोन है, यानी कि ऐसे जगह जहां पे कम गहराई है, जो भारत के तटीय क्षेत्र ही हैं, तो बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो वहां पर दुश्मन पहुंच जाए और हमें पता ना चले, तो उससे बचने में बहुत बड़ी मदद करने वाला है फ्यूचर में। तो इसकी भूमिका बड़ी है लिटोरल जोन को लेकर के, तटीय जल को लेकर के। और भारत अपने जो नौसैनिक अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, उन्हें सुरक्षित रख पाएगा। अब भारत के लिए इसके महत्व के पांचों आयाम देख लीजिए। पहला है कि हिंद महासागर में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, अब बंगाल की खाड़ी, मैंने क्या कहा कि हंगूर क्लास की जो सबमरीन लेके आने वाला है चीन से खरीद के पाकिस्तान, ऐसे दुश्मन कब अब कहां पे हो, अपने भारत को अपना सर्विलांस बढ़ाना पड़ेगा और पैना होना होगा, उसमें ये मदद करेंगे। फिर उसके बाद जरूरत पड़ने पर आगे भी ये रहेगा कि हाँ, भारत काउंटर कर रहा है तो सामने वाला भी आगे नहीं बढ़ेगा। समुद्री व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा, अब भारत का 90% व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है, तो उसको सुरक्षित करने के लिए भारत के पास उन्नत हथियार हैं, ये दुनिया को पता होना चाहिए। फिर हाइड्रोग्राफिक डेटा, हमें चाहे व्यापार के रास्ते को बेहतर तरीके से समझना हो, चाहे हमें अपनी नौसेना के लिए, हमें वो डेटा मिल पाएगा। और आत्मनिर्भर भारत और निर्यात की संभावना बात करें तो जैसे हमने कहा, भारत का पीएसयू अगर निर्माण कर रहा है इन शिप्स का, स्वदेशी उपकरण लगे हैं इसमें, एमएसएमई 200 से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ही बढ़ रहे हैं। और दूसरा, हम निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ा रहे हैं अपनी। और उसके अलावा भारत को हम देखें, द्वीपीय क्षेत्र हैं, उन्हें ज्यादा सुरक्षित करने की जरूरत है। अब जैसे प्रोजेक्ट निकोबार है, भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार में प्रोजेक्ट निकोबार जो निकोबार में चल रहा है, वहां पे बहुत अपनी क्षमताएं भारत बढ़ाना चाहता है, तीनों सेनाओं के हिसाब से वहां पे क्षमताएं भारत बढ़ाना चाहता है। तो वहां पे उस प्रोजेक्ट में दुश्मन से बचने के लिए और साथ में उस प्रोजेक्ट को आसपास के लिए, वहां के जो जलीय क्षेत्र हैं उसका अध्ययन करने के लिए ये काम आने वाले हैं। तो सारी बातों का सार ये है कि ये भारत के लिए महत्वपूर्ण तो है। अब एक बार में सारा डेटा आपके सामने है। आईएनएस दूनागिरी स्टील फ्रिगेट है, और जो ब्लू वाटर युद्ध है इसमें काम आएगा, गहरे समुद्र में चला जाएगा। ब्रह्मोस है, मल्टी रेंज जो मिसाइल है वो सिस्टम है। अब यहाँ पे एक बात आती है, मिड रेंज मिसाइल सिस्टम है। और उसके अलावा देखें तो सर्वे वेसल्स लार्ज जो है, ये समुद्री सर्वेक्षण के काम आएगा। आईएनएस संशोधक सभी जल क्षेत्र में काम आएगा, और इसमें बहुत सारे व्हीकल्स लगे हैं जो ऑटोमेटिक, यानी किसी व्यक्ति को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आईएनएस अग्रय जो है वह पनडुब्बी का शिकार करेगा, जो तटीय क्षेत्र हैं, कम गहरे क्षेत्र हैं वहां पे, यानी कि तटीय जलों में। तो टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर, सोनार वगैरह एडवांस सब इसमें लगे हुए हैं। और भारत की नौसेना को एक लेयर्ड जो है कैपेसिटी मिल गई है, 3 लेयर की कैपेसिटी। तो एक तरफ दूर समुद्र के लिए हमले के लिए और समुद्र की समझ के लिए आईएनएस संशोधक है, और तीसरी तरफ तट की रक्षा के लिए आईएनएस अग्रय है। और ये तीनों ही भारत को चाहिए। तो चलिए, सारी बातें हो गई हैं, तो अब सारी बातों के निष्कर्ष पे आए तो आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय, 3 लेयर का होना भारत को एक आत्मविश्वास देगा। और दूसरी बात यह है कि एक काउंटर करेगा पूरे इंडियन ओशन रीजन में, और वहां पर आत्मनिर्भर, और हम कहें कि बाद में हम एक्सपोर्ट करने की दिशा में भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन सारी बातों के सार में अब आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आईएनएस जो हम देखें प्रोजेक्ट 17A है, उसके तहत कितने जहाजों की श्रेणी है, मतलब कि कुल कितने जहाज हैं, ये किस श्रेणी किस नंबर का ये नहीं जानना है। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल कितने जहाज हैं, शिप हैं, वो मुझे कमेंट करके जवाब देके बताइएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी और आपकी मुलाकातें लगातार होती रहेंगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।